पटना के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की करते हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस के 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई भी अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस जल्दी ही हत्याकांड को सुलझाने का दावा कर रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पुलिस समझ चुकी है कि आखिरकार हमलावर कौन था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर की पुलिस ने पहचान कर ली है। शूटर पटना साहिब का ही रहने वाला भी बताया जा रहा है। हत्याकांड में अब तक 7 संदिग्ध जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कल गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा में भी एक संदिग्ध नजर आया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद वजह बताया जा रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधी ने शुक्रवार की देर रात उनके अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। वैसे एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल से रची गई है। बेउर जेल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से जो इनपुट मिला है उसी आधार पर जांच आगे जो है वो बढ़ रही है। पटना एवं आसपास के इलाकों में पटना पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है रेड कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक 7 संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे जो है गुप्त स्थान पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि कल जब अंतिम यात्रा निकली थी गोपाल खेमका की, तो उस वक्त यहीं पर उनके घर के पास में उस भीड़ में एक संदिग्ध अपराधी दिखा था। उसको भी पुलिस की टीम जो है हिरासत में ली हुई है। कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि शूटर की पहचान हो गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है। लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है। उनके घर में जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उनके जो एक और बेटे हैं गौरव खेमका, उनकी जो है सुरक्षा जो है उनको मुहैया कराई गई है। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है और सीधा आदेश है कि सिर्फ परिवार के लोग ही ऊपर जा सकते हैं और कोई ऊपर अभी नहीं जा सकता। इस तरह के जो है वो आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। बेटे गौरव खेमका के बयान पर ही जो है गांधी मैदान थाने में जो है अज्ञात के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है मामले पर से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय सरावगी। उनका बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए अगर एनकाउंटर भी करना होगा तो करेंगे। उन्होंने दावा कर दिया अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो खेमका मर्डर केस पर मंत्री संजय सरावगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। संजय सरावगी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर भी करना होगा, ये भी कह रहे हैं मंत्री संजय सरावगी। अपराधी ने घर के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी। अब तक जो है सर पुलिस के हाथ खाली है। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। पुलिस लगी हुई है, हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। किसी भी परिस्थिति में ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं और एक एक बिंदुओं पर देखा जा रहा है। गोपाल खेमका जी प्रसिद्ध व्यवसायी थे। इनके पुत्र गुंजन खेमका जी, मुझे वो दिन भी याद है जब गुंजन खेमका जी की हत्या हुई थी और मैं यहाँ पर उस समय था। ऐसे अपराधियों को किसी हालत में भी इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बकसना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे बिहार में संदेश देने का काम किया जाएगा। बढ़िया पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। बेउर जेल में भी रेड किया गया। हर बिंदुओं पर पुलिस खंगाल रही है, उसको देख रही है और किसी हालत में भी ऐसे तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार घेर रहा है कि नीतीश से गृह विभाग संभाल नहीं रहा है, महाजंगल राज है। देखिए अब इसी बीच जो है खगौल में स्कूल संचालक की भी हत्या हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अपराध पे लगाम लगाने के लिए कोई बड़ा कदम, ठोस कदम? मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोग का तो काम ही है। मैं अभी इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता, नहीं तो 2005 के पहले क्या क्या हुआ था, कितने व्यवसायी की हत्या हुई, अपहरण हुआ
और अपहरण का डीलिंग कहाँ से होता था। मेरे खुद के भाई का अपहरण हुआ था, मैं बोलना नहीं चाहता 2005 के पहले, इस विषय पर मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता। जघन्य हत्याकांड हुआ है, किसी हालत में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संजय सरावगी मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पहुंचे हैं मिलने के लिए मृतक के परिजन से और साफ तौर से कह रहे हैं कि जरूरत होगा तो एनकाउंटर भी किया जाएगा। तो गोपाल खेमका मर्डर केस और इसको लेकर अभी तक का जो अपडेट है वो आपको दे देते हैं। देखिए, 4 जुलाई की तारीख थी, पटना, जहां गोपाल खेमका का मर्डर किया गया था। फिर 6 जुलाई 2025 अजीत कुमार की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और अब आज 7 जुलाई मुजफ्फरपुर एक इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए कैसे सुशासन फेल है और नीतीश सरकार में अपराध की बहार है। तो एक तरफ तो अभी तक कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की गुत्थी सुलझी नहीं कि पटना में एक और मर्डर हो गया जिससे हड़कंप मच गया। बीती रात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। अजीत कुमार इनका नाम है, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। खगौल इलाके में डीएवी स्कूल के पास ये वारदात हुई। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह। स्कूल संचालक जिनकी हत्या कर दी गई। उधर बिहार के नालंदा में भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे नालंदा दहल उठा। डुमरावा गांव में 2 नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है अंधेरा होते ही बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। बदमाशों ने 15 साल की अन्नू कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार के सिर में गोली मारी। घटना के बाद परिवार में कोहराम है। मृतका के परिजनों का आरोप है गांव में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां बच्चों का दूसरे टोला के बच्चों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी बात से आक्रोशित होकर दूसरे टोले के लोग हथियार लेकर यहां पासवान टोले में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। तो बच्चों की लड़ाई थी, जिसका खमियाजा पासवान टोला में जो अंधाधुंध फायरिंग हुई उसमें 2 नाबालिगों की मौत से उठाना पड़ा। महतो जी ने 2 गो के गोली मार दिया है, एगो तो मौत हो गया है। जरा इनको सांस बच रहा था, हमने लेके आए कि हॉस्पिटल लेके चलो, डॉक्टर नहीं देखा, वेंटिलेटर को व्यवस्था नहीं था, डॉक्टर बोला कि आप पावापुरी ले जा सकते हैं। आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार में आपराधिक वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार में एक और हत्या हुई है, इससे भी हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर जिनकी हत्या कर दी गई, शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। यहां इंजीनियर के घर में खिड़की के रास्ते अपराधी दाखिल हुए, लूटपाट को अंजाम देना चाहा, जिसका इंजीनियर ने विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार के सामने ही इंजीनियर की हत्या कर दी। देखिए कैसे बदमाश बेखौफ हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, 4 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ है और 4 के बाद 6, 7 जिस तरीके से एक के बाद एक ये वारदात सामने आ रही है, सीधे सीधे चुनावी साल में नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है। चुनावी वर्ष में ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिएगा, अलग अलग जिलों में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष सीधा कह रहा है कि नीतीश के पास गृह विभाग है, वह उनसे संभल नहीं रहा है, वह पूरी तरह से अचेत हैं। बिहार भगवान भरोसे है। देखिए, शुक्रवार देर रात
बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो गई। अब तक पुलिस के हाथ जो है इस मामले में खाली हैं, एक भी गिरफ्तारी जो है वो इसमें नहीं हुई है। ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी इस हत्याकांड की कि कल पटना में एक स्कूल संचालक की जो है अपराधियों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना को क्यों अंजाम दिया गया ये अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपराधी कौन थे, कहाँ चले गए, पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। तो स्थिति ये है कि आम लोग जो है घर से निकलने में डर रहे हैं। और आपको बता दें, एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था, तो वही विपक्ष पूछ रहा है कि अभी क्या है, क्या ये महाजंगल राज नहीं है। और देखिए, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का मीडिया में कोई बयान जो है अब तक आया नहीं है। जरूरत यह है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। मंत्री हैं बीजेपी कोटे के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो तो आप एनकाउंटर अपराधियों का करिए अपराध पर लगाम लगाने के लिए। सो मैं ये चाहता हूँ। वैसे देखिए, अपराधियों में भय पैदा करने के लिए, गोली का जवाब गोली से देने के लिए बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। कई अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है, लेकिन अपराधी जो हैं वो इसके बाद भी जो है पूरी तरह से बेखौफ हैं। घर के गेट पर बड़े उद्योगपतियों की जो है वो हत्या कर दे रहे हैं। वैसे जहाँ तक गोपाल खेमका हत्याकांड की बात है, तो जांच तेज हुई है। 7 संदिग्धों को जो है हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। अभी यही लग रहा है कि ज़मीन कारोबार का मामला है, उसी में ये जो है वो हत्या हुई है। और देखिए, शूटर जो था घर के गेट पर गोली मार के निकला, अंतिम लोकेशन उसका हाजीपुर में मिला था, उसकी पहचान हो गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है और लंबा उसका जो है आपराधिक इतिहास रहा है, तो उसको पकड़ने में जो है वो लगी हुई है, लेकिन पुलिस उस तक अब तक पहुँच नहीं पाई है। वैसे पुलिस सूत्रों का दावा है कि कल दोपहर तक जो है पूरा बड़ा खुलासा जो है इस मामले पर जो है वो हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पहले जंगल राज को लेकर आरजेडी के विरोधी लालू परिवार को घेरते थे और अब आरजेडी, जैसा कि शशांक बता रहे थे, मौजूदा सरकार को महाजंगल राज की उपाधि दे रही है। तो चुनाव से पहले हुई ये कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती वारदात विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में, वो दिल्ली दरबार में बैठे। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर उसे घेर रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के सामने हत्या के बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही। पूछा जा रहा, क्या यही है नीतीश का सुशासन राज, जहां अपराधी बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं। राहुल गांधी ने गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक्स पर पोस्ट किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। खबर दिन भर में इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त से असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया की राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। बताएंगे आप। अंदर नहीं, नमस्ते अंदर आदिल वो नोट। अब ये ईसीआई के तक महदूद ईसीआई के तक चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2002 में भी जब ये प्रक्रिया हुई थी 1 महीने का वक्त था। आप कह रहे हैं कि वक्त कम है, लेकिन उस दौरान ना पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 1 साल का टाइम था। जो यहाँ सुन तो लीजिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 साल का टाइम था, विधानसभा के इलेक्शन के लिए 2 साल का टाइम था। वो बात सही है कि इन्हीं महीनों में हुआ था, इन्हीं महीनों में हुआ था, मगर टाइम तो था चुनाव के लिए। अगर आप चुनाव को सामने, अब आपको नवंबर में 4 महीने में चुनाव कराना है, तो इसको भी तो सामने रखिए। और जो सीमांचल के बिहार का नौजवान जो भारत के कोने कोने में जाकर काम करता है अपनी जिंदगी के लिए, उसका क्या होगा बताइए। चुनाव में तो इलीगल तरीके से पॉलिटिकल पार्टी उनको बुलाती है, अब उनको कौन बुलाएगा? 1 नहीं 2 नहीं, लाखों में है ना। ये तो मजाक नहीं है, लाखों में बिहार का नौजवान है। अख्तर भाई ने कहा कि
60-70 7 पंचायतें गायब हो गई। अभी भी आप जाएंगे, हर साल वहां पर हजारों एकड़ जमीन कट जाती है। तो ये चीज है सर। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे हैं, सीधे सीधे सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की असदुद्दीन ओवैसी ने, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो बिना राजनीतिक दलों से चर्चा के ही चुनाव आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 की जो मतदाता सूची है उसको आधार क्यों नहीं माना जा रहा है। जिन्होंने 2024 में वोट दे दिया, अब उनसे पहचान क्यों पूछी जा रही है? इसके पीछे का तर्क असदुद्दीन ओवैसी जानना चाह रहे हैं चुनाव आयोग से। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की चुनाव आयोग में जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, बताइए जरा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या सवाल उठाए गए? देखिए, ओवैसी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि 2 से 3 मुख्य मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता जो कि बिहार से बाहर रहते हैं, जिनके पास में जो है दस्तावेज नहीं है, क्या वो 20 से 25 दिनों के दौरान ये दस्तावेज जुटा पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए उनको वापस बिहार जाना होगा और वहां जाकर के दस्तावेज का अरेंज करना होगा, और ऐसे में वो एक कम वक्त है। दूसरा ये कहा है, जिस बात का भी आपने जिक्र किया, कि 2024 में अगर उन्हीं मतदाताओं ने मतदान किया है तो आखिर अब अगर आप उनका वोट काटते हैं, क्या ये सही है? अगर आपको ये प्रक्रिया करनी थी तो आपने 2024 से पहले क्यों नहीं की? विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है? इस तरीके के सवाल उठाए हैं। तीसरा ये कहा है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, खास तौर पर जो नदियों के इर्द गिर्द है, जहां पर बाढ़ आती है, खास तौर पर कोसी की बात की जाए या फिर आसपास के इलाकों के उसके बात की जाए, तो वहां पर जो बाढ़ आती है, तो देखिए ओवैसी साहब जो अंदर आ चुके हैं चुनाव आयोग से मिलकर के। ओवैसी साहब कुछ कहेंगे? तो फिलहाल अभी जो है उनका ये कहना है कि जो बातें जो है कहनी थी वो कह दी गई हैं, लेकिन उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, जहां पर लोगों के दस्तावेज खो चुके हैं, जो उनके पास में नहीं है, तो अब ऐसे में उन लोगों के पास में वो दस्तावेज कहां से देंगे? तो उनका साफ तौर पर, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव आयोग से जाकर के हमने अपनी ये बातें रखी हैं। और एक सवाल जब मैंने उनसे पूछा कि जो यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, तो असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले पर अभी पार्टी में बैठकर के फैसला लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना है। लेकिन चुनाव आयोग जाने का मकसद यही था कि जो तकनीकी तौर पर दिक्कतें हैं उससे चुनाव आयोग को वाकिफ करवाया जाए, और मांग उनकी पार्टी के नेताओं ने यहां तक कर दी है कि मुमकिन हो तो इसको स्थगित किया जाए, इस प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। बिहार चुनावों के बाद में आप करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर वक्त कम है और लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा। और सीधे रुक करते हैं, यहां पर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है? आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल
हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कितने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका आँख का पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया? ये आज तक, अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा, चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। हम लोगों की मांगे हैं। पहली मांग, भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस संबंध में स्पष्ट लिखित और आधिकारिक आदेश जो है जारी करे। दूसरा, किसी भी विज्ञापन या फेसबुक पोस्ट की जगह राजपत्र अधिसूचना या सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से नीति बताई जाए। तीसरा, बिना दस्तावेज प्राप्त फॉर्म के दुरुपयोग की आशंका को ध्यान में रखते हुए
स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाए। चौथा, मतदाता नामांकन हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता सुनिश्चित हो। पांचवा, आयोग विपक्ष एवं जनता द्वारा उठाए जा रहे सवालों, शंकाओं, शिकायतों और गंभीर आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए और किसी प्रकार की राजनीतिक मिलीभगत को रोकने के लिए कठोर कदम जो है आयोग उठाए। पांचवा, बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे हैं? धान रोपनी का समय है, बारिश और बाढ़ का समय है, कहाँ से हो पाएंगे टाइमिंग पे? तो सब लोगों का सवाल है। नंबर 6, हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड ऑनलाइन जो है कौन से विधानसभा वाइज कितना सत्यापन हुआ है, एवरी डे हर दिन जो है सार्वजनिक करे कि इतना दिन जो है लोग सत्यापन किए हैं। विधानसभा वाइज जो है ये करना चाहिए, लाइव रियल टाइम अपडेट देना चाहिए विधानसभा वाइज। 7वां, निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4 उनके साथ जो है सपोर्ट में जो है सहयोगी जो है दिए गए, स्वयंसेवक लगाए गए। हमने पूछा है कि वॉलंटियर्स कौन है और इनका चयन का मानदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है अथवा अन्य लोग हैं, यानी स्वयंसेवकों की भी सूची प्रकाशित करें ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। अब ये सवाल उठता है, पहले जब इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें 1 लाख लोग जो हैं, पहला 1 मिनट, ये दिनांक 28/6/25 का है नोटिफिकेशन। इसमें बोला गया कि 1 लाख लोग लगाए गए। चलिए, ये नोटिफिकेशन 28 तारीख का है, 28/6, और ये है 3/7 का, यानी ठीक 5 दिन बाद इसमें है कि 4 लाख लोग लगे। अब मेरा सवाल है कि ये जो वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और इसका मापदंड क्या रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने चयनित किया है। और ठीक जो है कुछ दिन बाद ही अपना गाइडलाइन बदल देते हैं, पहले लगाते हैं 1 लाख, फिर 4-5 दिन बाद लगाते हैं 4 लाख, यानी खुद ही कंफ्यूजन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।